टारगेट है। हम लोगों ने 11 सवाल कर रखा है। आज जो है 12वां सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज जो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला 12वां सवाल अब ये रहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आप लोग पढ़े होंगे, बीएड में भी पढ़े होंगे जब क्लास जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, और आप लोग जब CDP की तैयारी कर रहे होंगे तब भी जाने होंगे, ठीक है, सीटेट की। तो कह रहा है कि 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। अच्छा, 1 से 5 तक कोई भी विद्यार्थी हो, उसको कह रहा है कि सबसे पहले मदर लैंग्वेज सिखाना चाहिए। तो ये सही बात है। आपको 1 से लेके 5 तक, यानी कि 0 से, या फिर नर्सरी से बोलिए 5 तक जो है आपको मदर लैंग्वेज आपको कनेक्ट, चाहे स्कूल में हो या फिर आपके घर में हो या फिर कहीं भी विद्यार्थी अपना शिक्षा प्राप्त कर रहा हो, सबसे पहले आपको मदर लैंग्वेज देना होगा, ठीक है। कह रहा है कारण, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। ये तो सही बात है। जिस फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हो, जिस माहौल में आप पले बढ़े हो, तो उस माहौल को आप बेहतर ढंग से समझते हो। और वही माहौल अगर बाहर जाते हो, सोसाइटी में जाते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा अलग रहता है। ये अवधारणाएं जो है, अगर आप मातृभाषा जैसे सीख के गए समाज में, वही दूसरे जगह जाओगे तो ठीक आप उसी तरह से करोगे। तो ये इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, या फिर कहें, ठीक है, मदर लैंग्वेज आपका कनेक्ट रहेगा। जब भी आप अगर इंग्लिश में भी अंग्रेज भी बन जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है मदर लैंग्वेज कनेक्टिविटी आपको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है, कि हाँ ये बंदा ये बात कर रहा है, ठीक है। जिस तरह से, जैसे हम सब अंग्रेज की तरह नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि हम लोगों की हिंदी बहुत ही अच्छी है, तो हिंदी से हम लोग पकड़ जाएंगे, ठीक है, कि ये अंग्रेजन नहीं है। तो ये कह रहा है कि कौन से विकल्प सही होंगे। तो कथन तो सही है, इसका कारण भी सही है। क्या कारण जो है अभी कथन को पुष्टि कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मातृभाषा कनेक्ट किया गया है और यहाँ भी मातृभाषा दिया गया है। तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं कि व्याख्यान जो है ये अगर सही है तो इसका व्याख्यान सही कर रहा है। इस तरह से आप जो है ऑप्शन को एलिमिनेट एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी इसी तरह से करके जो है CDP यानी सीटेट क्रैक किया है। अगला सवाल, एक अध्यापक जो बच्चों को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर स्टीरियोटाइप्स, सभी को पता होगा जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता समझते हो। जैसे खाना बनाना, घर में बोलते हो ना कि खाना बनाना किसका काम है? हाँ, तो बहन का काम है, माँ का काम है। और बाहर का काम करना जैसे, ठीक है, तो वो क्या हो गया? बॉय का काम। इस तरह से ये क्या हो गया? जेंडर स्टीरियोटाइप्स, लैंगिक रूढ़िवादिता। लेकिन अब ये धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। लड़के भी खाना बनाते हैं, जैसे हम रूम पे रेंट पे रहते हैं तो हम खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। आप जैसे रह रहे होंगे तो आप भी जो है खुद बना रहे होंगे, अपना काम खुद कर रहे होंगे। तो यहाँ तो जेंडर स्टीरियोटाइप समाप्त हो रहा है ना। अगर आप बात कर रहे हो कि फुटबॉल, क्रिकेट, सभी जगह ये जो है महिला भी जा रही है और पुरुष भी जा रही है। पहले IPL होता था, अब BPL भी होने लगा है। तो जेंडर रूढ़िवादिता को धीरे धीरे जो है, हाँ, धूमिल किया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। तो कह रहा है ये सवाल में कि रूढ़िवादों को किस प्रकार निपटना चाहिए। तो आपको जो है सबसे पहले सोशल बिहेवियर चेंज करना होगा, ठीक है। आपको समाज में सबसे पहले जिस तरह से आप कर रहे हो तो लड़कियों को भी उस तरह से, जैसे आप इस पिक्चर के थ्रू माध्यम से देख सकते हो। देखिए इसमें बॉय गर्ल, ठीक है, सारे मिक्स होके ये जो है फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ऐसा करना कि विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। यानी विशिष्ट भूमिका कह रहा है कि जो जिसका काम है वही करना चाहिए। ये तो होगा नहीं। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दे। थोड़ा सा सही लग रहा है। चलिए, अगर इससे बेटर ऑप्शन मिलता है तो उसके तरफ चलना है। विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है लड़का को लड़का, लड़की को लड़की क्लास में बैठाना, ये जेंडर रूढ़िवादिता है। पहला भी गलत होगा। कक्षा में यानी कि क्लास में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करना चाहिए। ये क्या बात हुई यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता पे, जैसे आप टीचर हो तो बात तो करोगे ना खुल के कि बाबू ऐसे नहीं करना है, ये काम सभी के लिए बराबर है, ठीक है।
तो ये क्या है, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादिता को चुनौती दे। ये हो सकता है, ठीक है भाई। बात नहीं करना चाहिए, ये कहाँ का सोल्यूशन हुआ? बात नहीं करोगे तो फिर तो इसका सोल्यूशन का हल ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा है, अब एक बताइए, एक और चीज़ पूछता हूँ। ये जैसे आपको ये जेंडर किस तरह से, ये जेंडर का मतलब भी होता है लिंग, आई थिंक सबको पता होगा। और सेक्स का मतलब भी क्या होता है? लिंग। अब ये दोनों में डिफरेंट क्या है, बता सकते हो आप लोग? आई गेस समवन विल पीपल गेट आंसर। इंग्लिश थोड़ा सा हावी है मेरे पास, चलिए सॉरी, इंग्लिश में हिंदी ही बात करता हूँ। जेंडर लिंग, यानी कि ये जेंडर जो हो गया सोशल हो गया, और ये हो गया बायोलॉजिकल, ठीक है भाइयों। ये होता है डिफरेंट, बस यही होगा, ठीक है। अगला ये देखिए किस तरह से एक लड़का, ये बोला जाता है कि लड़की सिर्फ गुड्डी के साथ खेल सकता है, लड़का गाड़ी के साथ, तो यहाँ पे अलग दिखाया गया। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हो। कह रहा है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? जैसे आपको मल्टीकल्चरल क्लासरूम दे दिया जाए और आप टीचर हो, तो आप क्या करोगे पहले बताओ। तो सबसे पहले मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि कोई भी ऑप्शन में वनली रहे तो उसे सबसे पहले त्याग देना है। ऑप्शन केवल है, यहाँ पे हटा दीजिए। केवल है, पहले गोली मार दीजिए। नेगेटिव टर्म कुछ भी दिखे उसको पहले गोली मार दीजिए, केवल हटाइए। प्रबल देखिए, प्रबल समूह में संस्कृति प्रथाओं के नकारात्मक देखिए निगेटिव, ये भी गोली मारिए, गोली मारिए, गोली मारिए। आंसर आंसर जो हमारा ऐसे ही प्राप्त हो गया। विद्यार्थियों को सामाजिक संस्कृति अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तित्व भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। आप कहीं से भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, मल्टीकल्चरल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अमेरिकन है, इंडियन है, नेपालीज है, पाकिस्तानी है, मैं तो सबको एक समान रूप से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ये हो गया मल्टीकल्चरल क्लासरूम। जैसे शुरू में आना, राधे राधे करना, सभी के लिए मैं बोला। सवाल ये रहा, सवाल संख्या 15, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधित बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहते हैं? अच्छा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग सभी को पता है। लर्निंग 3 प्रकार के होते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है? जब आप पढ़ाई कर रहे होगे तो क्लास 10th में हो, मान लो क्लास 9th 10th में हो, आपको टेस्ट लिया जाता है। जनवरी मिड डे यानी कि मार्च अप्रैल में आपका सेशन स्टार्ट होता है। मई जून में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होता है समेटिव। फिर लास्ट में एक होता है समेटिव ऑफ असेसमेंट। एक समेटिव यानी कि पहले तो टेस्ट लिया जाता है, फिर फाइनल कब किया जाता है? जब आप 9th के पूरा कम यानी कि सारा सिलेबस पढ़ के चले गए हो लास्ट में, यानी कि 10th पहुंचने वाले हो, तब आपको जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? जो बीच बीच में शिक्षक आपको या आप जो है बीच बीच में बच्चों को टेस्ट लेते हो। जब चैप्टर वाइज पढ़ाकर आप सवाल करते हो, क्वेश्चन आंसर सवाल करते हो, ये हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी कि बच्चे में सवाल किया, जैसे सवाल किया आप जवाब दिए, फिर आपने सवाल किया बच्चों ने जवाब दिया, ठीक है। ये हो गया कम्युनिकेट एजुकेशन। और फिर आपने बच्चे को अप्लॉज किया, यानी कि कहा शाबाश, वेरी गुड, फीडबैक दिया, ये क्या हो गया? असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया, ठीक है। इसमें ज़्यादा बच्चा सीखता है, ये पॉजिटिविटी है। अच्छा, असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? यानी कि टू सेल्फ रेगुलेट एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट, यानी कि ये जैसे कोई बंदे को कंसेप्ट नहीं पता है और उसे सवाल दे दिया गया है, तो पहले आप क्या करोगे? आंसर सीधे बता दोगे या फिर आप उसको कंसेप्ट बताओगे, तो थोड़ा सा हिंट दोगे, तो ये क्या हो गया? असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग के थ्रू आता है ये। तो आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये आपको टेस्ट में रैंकिंग प्रदान करता है, यानी कि रोल नंबर लास्ट में कितना आया, ग्रेड बताता है और मार्क्स बताता है। ये क्या हो गया?
असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या बताया कि आप कितना डेवलपमेंट किए, ठीक है, आपका जो है क्षमता विकास हुआ या नहीं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ा या नहीं, ठीक है, ये हुआ असेसमेंट एज लर्निंग। ये हो गया हेल्प करना, ठीक है, किसी को कॉन्सेप्ट बताना, कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाना। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग स्टूडेंट लोग भी करते हैं। जैसे आपको कोई डाउट है तो आपने किससे पूछा, टीचर से ना पूछ के आपने बगल वाले दोस्त से पूछ लिया, ये क्या हो गया, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अगला सवाल ये रहा, सवाल संख्या 16। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों को प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ये बहुत ही लंबा था, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, उसके पोटेंशियल के अनुसार बच्चों को जो है अब क्लासरूम में है, ठीक है, आप इसमें जब आप पढ़ते होंगे कि इंक्लूसिव क्लासरूम, जैसे एक बच्चा विकलांग है तो क्या आप उसे साइड कर दोगे, एक बच्चा काला है तो क्या आप उसे गोरों के साथ नहीं बैठाओगे, या कोई बच्चा छोटा है तो उसको क्या लंबों के साथ नहीं बैठाओगे, या फिर आप जो है उसको अलग ही क्लासरूम में भेज दोगे, क्या करोगे आप, ऐसा बताओ। तो यहाँ पे कह रहा कि भिन्नता यानी कि डिसेबिलिटी यानी कि पोटेंशियल, अक्षमता के अनुसार कोई बच्चा कमजोर है, तेज है, और इरिस्पेक्टिव यानी कि अनुशासित है तो अनुशासन में अब वेरिएशन करना, वेरिएशन है थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, उनके यौगिकता के अनुसार, तो आप क्या करोगे, उसको अलग कर दोगे, एकीकृत कर दोगे, नहीं, विशेष शिक्षा दोगे, सबको अलग अलग शिक्षा दोगे, तो ये थोड़ा सा अभी नहीं होगा। आप प्रगतिशील होना चाहिए, नहीं, समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, ये हो गया लर्निंग नो बाउंड, है ना, लर्निंग नोज नो बाउंड, यानी कि प्ले लर्न एंड ग्रो टुगेदर, ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सवाल संख्या 17 आ गया, कह रहा है कि वंचित पृष्ठभूमियों के यानी कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, यानी कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, वो इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आप टीचर है, ठीक है, जैसे आप टीचर बन गए और फिनेंशियल कंडीशन के अनुसार कोई बच्चा आपके मोहल्ले में पढ़ाई से वंचित है तो आप क्या करोगे, उन्हें ढेर सारा लिखित काम देंगे, ठीक है, यानी कि जैसे आप कहीं गए, अब आपको संबोधित करना है, यानी कि बच्चों को मोटिवेट भी करना है और बच्चे को पढ़ाई की ओर अग्रसर करना है, तो आप उसे क्या करोगे, क्या ढेर सारा काम दो दोगे, उनके संदर्भ के बारे में जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें, या फिर उन्हें अलग से बैठाएंगे, नहीं, उन्हें अनदेखा करेंगे, नहीं, ठीक है, ये भी नहीं करोगे। तो पहले उनके बारे में जानेंगे, ठीक है, वहाँ जाकर उनकी अर्थ टू ग्राउंड जो है होता है रिपोर्टिंग करेंगे, फिर जो है कक्षा में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है आप जो है बच्चों को संबोधित कर सकते हो, ठीक है, जो कैटर बैकग्राउंड के हैं, यानी कि डिसएडवांटेज है एजुकेशन पॉलिसी आप बताओगे, सरकार ने क्या क्या पॉलिसियां उन लोगों के लिए ला रखे हैं, ये सब डिस्कस करोगे, ठीक है। एक शिक्षक का यही क्या होता है, फर्ज होता है। अच्छा, अब अगला सवाल क्या कर रहा है, सवाल संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता, हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता से प्रभावित है, यानी कि जैसे डिसलेक्सिया पढ़े होंगे, ठीक है, यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है उसको आप जैसे उसके हाथ आंख सामंजस्य है, यानी कि आंख से कुछ दिख रहा है, सोच कुछ और रहा है, मतलब आई जो है हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जैसे तारे जमीन पे आप लोग देखे होंगे उसमें अवस्थी था ना, स्थान अवस्थी, ईशान अवस्थी, ठीक है, उसको क्या होता था, दिमाग में कुछ और रहता था और लिखता कुछ और था, सवाल कुछ और उससे दिखता था, कैलकुलेशन उसके मन में कुछ और होता था, तो वो बेचारा क्या था, डिसलेक्सिया से संबंधित था, यानी कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसका सही नहीं था। तो ये क्या कौन से डिसलेक्सिया से संबंधित था, बताओ। डिसलेक्सिया तो बहुत सारे होते हैं, तो देखिए डिसलेक्सिया कितने प्रकार के होते हैं। तो लर्निंग ऑफ डिसेबिलिटी, ये डिसलेक्सिया क्या है सबसे पहले वो समझेंगे।
इसमें होता है कि वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, जिसके कारण इफेक्ट पड़ता है उसके रीडिंग पे, रिलेटेड टू लैंग्वेज पे एंड प्रोसेस स्किल पे पड़ता है। ठीक है, ये पूरे पड़ता है। अब देखिए डिसलेक्सिया क्या है। इसमें डिसलेक्सिया में रीडिंग एंड लैंग्वेज चैलेंज होता है। डिसकैलकुलिया में क्या होता है, मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किससे रिलेटेड है, मैथ से। अच्छा, डिसग्राफिया क्या होता है, तो ट्रबल विथ राइटिंग एंड स्पेलिंग, यानी कि कोई स्पेलिंग सही से लिख नहीं पा रहा है। ठीक है, वो लिखने में थोड़ा सा उसको ग्राफिक दिक्कत है, तो ये क्या हो गया, डिसग्राफिया हो गया। ऑडिटरी प्रोसेसिंग यानी कि डिसऑर्डर इशू प्रोसेस साउंड। ठीक है, यानी कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इशू प्रोसेस साउंड, यानी कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग में जो बच्चा सुनने में इशू उसका दिक्कत होता है साउंड। ठीक है, यानी कि बोलो कुछ और सुनता कुछ और है। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी कि डिफिकल्टी इंटरप्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, जैसे वो देख तो लेता है विजुअली लेकिन उसको समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिसेबिलिटी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर जो पूछा है हैंड आई कोऑर्डिनेशन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए भाई। डिसलेक्सिया तो हो गया रीडिंग से, गुणन ये कैलकुलेशन मैथ से हो गया। भाषा लैंग्वेज को जो हो गया भाषा क्या था, डिसग्राफिया से था, और डिसग्राफिया से था ना भाई भाषा विकल्प। तो ये क्या हो गया, ये डिस्फेजिया होता है। डिस्फ्रेजिया अलग प्रकार के होता है, इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो होता है उसका इनबैलेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गति समन्वय वैकल्प, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो डिस्फेजिया कहते हैं। लिखिए यहाँ पे लिख लीजिए DYSPRAXIA। ठीक है, डिस्फेजिया समझ में आ गया। अगला सवाल ये रहा, सवाल संख्या 19, विज आइडेंटिटी यानी कि ऑटिज्म। ऑटिज्म समझते हो, यानी कि जूझता बच्चा, जैसे उसको संप्रेषण साइन ऑफ ऑटिज्म सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या लक्षण होता है ऑटिज्म का। साइन ऑफ ऑटिज्म एवॉइड आई कांटेक्ट, यानी कि सालिन, यानी कि आप सही से आंख नहीं मिला पाते हो किसी से। ठीक है, लाइन्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि आप जो है ऑब्जेक्ट का जो है जैसे मिक्सिंग, जैसे ये पेन है। ठीक है, तो ये पेन के साथ ही जहाँ पेन रखते हैं वहाँ रखेंगे। बुक है, बुक, मोबाइल है तो मोबाइल स्टोर के पास जाएंगे, ऐसे समझो। अगर आपको सब्जी लेना है तो किराने के स्टोर पे जाओगे या सब्जी वाले दुकान पे जाओगे, और आपको दाल लेना है तो कहाँ जाओगे, तो दाल किराना स्टोर में लाओगे, सब्जी कहाँ से लाओगे, सब्जी वाले के पास लाओगे। लेकिन इसमें जो वो नहीं होता है। ठीक है, हाइपर और पैसिव होता है, यानी कि गुस्सैल थोड़ा होता है। ओवर अंडर सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, लव्स फेवरेट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ जिसको चाह लिया उसको हमेशा के लिए फेवरेट बना लेता है। ठीक है, और 3 टाइप के ऑटिज्म होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएंगे। अब चलते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो ऑटिज्म आर लाइकली टू हैव संप्रेषण में कठिनाई, यानी कि कम्युनिकेशन डिफिकल्टी। ठीक है, वो बातचीत में होते हैं। सभी के साथ अंतर क्रिया करने की इच्छा, यानी कि इंटरेक्ट अच्छा से कर पाता है, नहीं कर पाता है। बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, वेरी लो आईक्यू, लो आईक्यू लेवल। उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल होता है, नहीं। तो ये सब नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज होता है। ठीक है भाइयों, ये यानी कि शालीनता समझते हो, इंट्रोवर्ट अगर बोले तो इंट्रोवर्ट। जैसे आप सारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, माइक पकड़ते होगे तो सामने से बात आप अच्छे से नहीं निकल पाता होगा। ठीक है, तो ये इंट्रोवर्ट हो गया। अगर आप सामने से कोई अफसर आ गया तो आप उससे बात नहीं कर पाते हो, जिस कितने भी आप नॉलेजेबल हो, तो ये इंट्रोवर्ट हो गया। ठीक है भाइयों, अगला सवाल, सवाल संख्या 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान की विशेषता नहीं है। ठीक है भाइयों, कह रहा है कि कोई विद्यार्थी, जैसे आप मेधावी स्टूडेंट हो, स्कॉलर स्टूडेंट हो, रोल नंबर 1 ला रहे थे क्लास में, अभी तो आप पढ़ाई टीचर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्लास 10th में रहे होगे तो क्रिएटिविटी आपके मन में रहता होगा, टीचर आपको नोटिस करते होंगे। ठीक है, कि ये दिस इज ए बेस्ट स्टूडेंट, और आपको क्या करते होगे,
आपको जो है मोटिवेट करते रहते होंगे, ठीक है। तो वो आप में क्या क्या लक्षण रहता होगा। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर 1 बनना है, हाई अचीवर करता हो, यानी कि गिफ्टेड लर्नर होते हैं, यानी कि औरों की तुलना में बहुत ज़्यादा सुनाते थे याद करके, या फिर उसको समझने की ज़्यादा रहती थी चुल, ठीक है। क्रिएटिव लर्नर, यानी कि अलग अलग प्रकार से, जैसे सर एक टाइप से सवाल बताए तो उन्होंने 2 टाइप से खुद कर लिया, इस तरह से क्रिएटिव लर्नर थिंकिंग। तो विशेषता नहीं है, ये आपको पूछा गया है। तो ये इसका पहले इंग्लिश इसका लिख देता हूँ, इसका इंग्लिश हो जाएगा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है। इसको क्यूरियोसिटी के रूप में, अभिसारी सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अच्छा, उच्च स्तरीय समस्या कौशल, हाई ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाई ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये क्या कर रहा है, नोवेल इनोवेटिव आइडिया, यानी कि नया नया आइडिया आते रहता है, ये तो सही है। हाई लेवल थिंकिंग, सोच रखता था, सही है, यानी कि समाधान कौशल एक टाइप से नहीं, 2 टाइप से नहीं, बहुत सारे टाइप से ये सोचता था। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी, अपसारी सोच होता है। अब सारी मतलब क्या होता है, अभिसारी मतलब एक जगह ही रह जाना, और अपसारी मतलब बहुत सारे थिंकिंग आना, यानी कि अच्छे अच्छे आइडियाज आना। तो ये हमारा पूछा है नेगेटिव, तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक है, अभिसारी सोच। ये देखिए, आर यू ए क्रिएटिव लर्नर, आर यू ए क्रिएटिव लर्नर देन थिंग्स, ये क्रिएटिव लर्नर क्या क्या सोचता है, देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन, क्यूरियस एंड मोटिवेटेड, टॉलरेंट, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल 21 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा, एनईपी 2 सवाल हो गया, क्या पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं सीमित होनी चाहिए, कंठस्थ करके, अगर रोट मेमोराइजेशन आ रहा है उसको पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के तरफ उन्मुख होना चाहिए, ये तो सही है, समालोचनात्मक चिंतन के विकास केंद्रित होना चाहिए, यानी कि क्या कह रहा है, ये विषय वस्तु तक ही सीमित करना चाहिए, क्या लिमिटेड टेक्स्ट बुक के अनुसार ही उसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, या फिर और ज़्यादा सोचना चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज़ लाना चाहिए, या फिर अलग अलग प्रकार से उसको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, ये होना चाहिए, या नहीं कि टेक्स्ट बेस्ड लिमिटेड रहना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए तरमुख उन्मुख होना चाहिए, क्या जो है हमेशा इनकरेज कंपटीशन के लिए करना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए, ये जो फोकस टुवार्ड जो होता है डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग की ओर जाना चाहिए, ठीक है, कहाँ जाना चाहिए, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाना चाहिए। तो एजुकेशन पॉलिसी एनईपी हमारा यही कहता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल जो है 21 है, फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति वही आ गया, लगता है सेम सवाल है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा 22, एक क्लास में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा, कोई शिक्षक महिला शिक्षक है, किस प्रकार संबोधित करेगी, किसको, जो डिफरेंस रिलेटेड टू लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो आप मान लो कि अध्यापिका हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है विद्यार्थियों में, ठीक है, तो आप किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हो बताइए। अध्यापन कराएंगे अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, यानी कि हिंड्रेंस, समझते हो, यहाँ पे हिंड्रेंस जब बाधा आ गया, ये निगेटिव टर्म में है, ठीक है, तो इसको पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा, फिर से नकारात्मक आ गया, यानी कि निगेटिविटी एलिमिनेटेड नहीं करना चाहिए, फिर से आ गया, इसको हटा दीजिए ऑप्शन। संज्ञानात्मक, ठीक है। असामान्यता, क्या कर रहा है कि एबनॉर्मलिटीज, एबनॉर्मलिटीज सिर्फ देखना चाहिए, एबनॉर्मलिटीज मतलब यही कह रहा है इसका मतलब, तो ये ऐसा नहीं, उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा छात्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है भाइयों। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम व्यूज टीचर एज डैश, यानी कि एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव क्लासरूम, क्लास चल रहा है, अध्यापक को, अध्यापिक यानी कि आप टीचर हो तो डैश रूप में तथा स्टूडेंट को डैश रूप में अपेक्षित कर सकते हो। तो आप किस तरह से, जैसे प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्लास चल रहा है, वहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हो बताइए। तो क्या कर सकते हो, ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता,
ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक ना। पैसिव रिसेप्टिव ऑफ नॉलेज ये गलत हो जाएगा। जानकारी का प्रभुत्वकारी स्रोत अधीनस्थ प्रतिभा भागी, यानी कि डोमिनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सबऑर्डिनेट पार्टिसिपेंट, ऐसा नहीं कह रहा है, ठीक है। सुसाधक फैसिलेटर एक्टिव, ज्ञान की सृजन में सक्रिय प्रतिभागिता होना चाहिए, ठीक है, तानाशाह नहीं होना चाहिए। यानी कि सुसाधक यानी कि फैसिलेटर होना चाहिए। जैसे आप टीचर हो तो क्या आप डायरेक्ट जाकर आप जो भी रट के आए हो या फिर तैयारी करके आओ, क्या बच्चे को इस तरह से बोलने लग जाओगे? ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करना है। अब जो आप बोल के आए हो कह दोगे कि जाके एनसीईआरटी में आप ये पेज नंबर इतना देख लीजिएगा, तो क्या बच्चा ऐसे कर सकता है? ऐसा नहीं कर सकता। तो आपको क्या होना चाहिए, बच्चों के थ्रू बच्चों जो सवाल किया उसको जो है अच्छा से डिफाइन करना चाहिए, फिर आपको जो है उसके डाउट क्लियर करना चाहिए, ठीक है। तो एक्टिविटी दोनों के रूप में होना चाहिए। अगला सवाल 24 सवाल क्या कर रहा है, रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि कोई शब्द के पीछे ईडी, जैसे आप लोग कोई खाना खा रहे हो, ठीक है, यानी कि खेल रहे हो, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, इसको लास्ट में ईडी लगा दो, प्लेड यानी कि खेला। ये कहाँ चला गया, भूतकाल पास्ट में चला गया। तो एक रियान है, ये अभी अभी जाना है, ठीक है, तो इसका मतलब वह क्या कर रहा है, बताओ बताओ कोई। अंडर एस्टिमेट, ओवर रेगुलेशन या रेस्ट्रिक्ट या द्विभाषा तो होना, द्विभाषिक होना नहीं चाहिए, यानी प्रतिबंधित करना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए, ये अति नियमित हो सकता है, ओवर रेगुलराइज हो सकता है, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि रियान हर शब्द का भूतकाल रूप में दर्शाने के लिए तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा निरूपित करने के लिए रुझान आपकी सोच को डैश यानी कि इरेगुलरिटी समझते हो, जैसे कोई ट्रिक बना दो और बच्चे को बोलो कि ये कॉन्सेप्ट, ये सवाल जो है इस ट्रिक से बनेगा, और वो ट्रिक बच्चा जो है हर सवाल में अप्लाई कर रहा है, क्या ये सही है? गलत है, ये अनियमितता है, ठीक है, ये रेगुलरिटीज है, इस तरह से कहना चाह रहा है। अच्छा, अगला सवाल ब्रेन स्ट्रॉमिंग पे है, ठीक है। 25 मिनट हमारा 27 मिनट का वीडियो हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा भाई, फिर भी सवाल बच ही जाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। ब्रेन स्ट्रॉमिंग को एक तकनीक के रूप में बच्चों को विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन स्ट्रॉमिंग में डाइवर्जेंट थिंकिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ब्रेन स्ट्रॉमिंग आइडिया, सक्सेस, क्रिएटिविटी, प्रोग्रेस दिखाता है। अगला सवाल 26 है, करा है शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? आप जैसे टीचर है, आपको जो है मुख्य भूमिका क्या होना चाहिए? तो सभी बच्चों को समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करनी चाहिए, ठीक है, उदासीन रहना चाहिए, सर्वोत्तम रूप से नहीं, मानक निर्देश नहीं करना चाहिए, अपना थोपना नहीं चाहिए। ये रहा कंस्ट्रक्टिविटी थ्योरम, जो कि जीन पियाजे के अनुसार, ले वाइगोत्स्की के अनुसार दिया गया है। जीन पियाजे ने कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल पे है जो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी दिया है, लेकिन लेव वाइगोत्स्की सोशल, साइकोलॉजिकल, मोर नॉलेज, MKO कौन दिए हैं बताओ? MKO मोर नॉलेज अदर लेव वाइगोत्स्की। अच्छा, ZPD किसने दिया है? तो जेड जर्नल ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। स्कोप फोल्डिंग ट्यूटोरियल कौन दिए हैं? तो लेव वाइगोत्स्की। ये सब पूछता है, ठीक है। स्कीमा कौन? जीन पियाजे। एसाइमुलेशन जीन पियाजे। एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये सब कौन दिए हैं? जीन पियाजे दिए हैं। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला चरण क्या होता है, तो आइए जानते हैं। पहले डिफाइन द प्रॉब्लम करना होगा, फिर एनालाइज द सिचुएशन, फिर जनरेट पॉसिबल, फिर चौथा में क्या करना है? इवैल्यूएट, पांचवा में इम्प्लीमेंट, छठा में मॉनिटर एंड इवैल्यूएट। तो सबसे पहले क्या दिया? पहले डिफाइन द प्रॉब्लम, तो इसमें समस्या की पहचान करना, डिफाइन द प्रॉब्लम हो जाएगा आंसर। अच्छा, डिफाइन द प्रॉब्लम हो जाएगा ना आंसर। आइडेंटिफिकेशन, डिफाइन द प्रॉब्लम बता रहा है आंसर, ये हो जाना चाहिए। डिफाइन द प्रॉब्लम आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये करा है, जैसे आप प्राथमिक स्कूल के टीचर हो, ठीक है, अब मोटिवेट करना है, ठीक है, तो अब बच्चों को किस तरह से करोगे? तो बच्चों को आप जो है प्राइमरी स्कूल में सबसे पहले आप उसका बिहेवियर सिखाओगे, किसी के साथ रहना है, बी काइंड, बी केयरिंग, किसी को देखभाल करना है, बी हेल्पफुल रहना होगा, बी इंक्लूसिव रहना होगा, शेयर विथ अदर्स,
टाइड अप यानी कि खेलना चाहिए, एक से प्लीज़ बोलना चाहिए, ठीक है, किसी चीज़ को से थैंक यू भी बोलना चाहिए, ये सब गुड मैनर सिखाना चाहिए। तो इसमें किसमें आना चाहिए, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें, नहीं, प्रत्येक गतिविधियों के लिए क्या कराए, प्रत्येक गतिविधियों के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, दंड, ये सब नहीं, व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों को प्रोत्साहित नहीं, बच्चों में उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें, ठीक है। ये रहा आज का ये सवाल और आपका रहा, यहाँ वीडियो ख़त्म होता है। सॉरी, आज जो है 30 मिनट का वीडियो बन गया, आप लोग जो है थोड़ा सा 10 मिनट 2 के स्पीड से देख सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने अपना पूरी जान लगा दिया, वीडियो में एफर्ट बहुत ही लगाया। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।